everybody, this is Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं ग्रे, एलन, कीटन को और उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर, स्कोप और यूटिलिटी को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो ये रहा उसका लिंक। तो आइए शुरू करते हैं अपनी डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रे की। ग्रे ने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या बताई है? तो ग्रे कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय कोर्ट एंड द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। तो इस डेफिनेशन में हमें ये समझ आता है कि ग्रे का मानना है कि जो प्रिंसिपल्स को और रूल्स को कौन फॉलो करता है? कोर्ट। जो भी प्रिंसिपल न्यायालय द्वारा फॉलो किए जाते हैं एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से, उन प्रिंसिपल्स की साइंस को ही हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ग्रे का मानना है कि प्रिंसिपल्स जो कि कोर्ट के द्वारा यूज किए जा रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय को दिलवाने के लिए, उन प्रिंसिपल्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की स्टडी ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ग्रे ने अपने आप को कोर्ट के द्वारा यूज किए गए प्रिंसिपल तक ही लिमिटेड रखा है। और ग्रे ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज भी किया है: जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस और कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले हम देखते हैं पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस को। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस से ग्रे का मानना ये है कि जब हम एक ही कम्युनिटी के लॉ के प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे हैं तब वो हो जाता है पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की। कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस माने जब दो कम्युनिटीज के बीच के लीगल सिस्टम का कंपैरिजन होता है, उस स्टडी को हम कहते हैं कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड आफ्टर दैट जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल माने कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी लीगल सिस्टम हैं उन सब को स्टडी करना, उन सब के लॉ के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना, वो पार्ट होता है आपका जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो अकॉर्डिंग टू ग्रे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ग्रे की डेफिनेशन से ही आपको कीटोन और एलन की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कीटोन और एलन भी क्या कहते हैं कि वो प्रिंसिपल्स, एसेंशियल प्रिंसिपल्स जो है, ये प्रिंसिपल्स यहाँ लिखा है, एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की स्टडी ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ग्रे से आप एलन और कीटन को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग लिख रही हूँ, एलन एंड कीटन। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट आज यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको स्कीम में प्रोवाइड करवाया था, वो नेक्स्ट चैप्टर डील करता था कंक्लूजन से। तो उस कंक्लूजन को मैंने फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। 3 पार्ट्स हैं आपके: नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। नेचर डील करता है हमारा इन 3 पॉइंट्स से। तो देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है टू एग्जामिन द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है, सबसे पहले हम ये वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। फैक्चुअल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? फैक्चुअल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक आइडिया बिहाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जनरली ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है, इसलिए इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। पर यहाँ इसका मतलब होगा कि सोसाइटी में हो रही जितनी भी फेनोमेना हो रहे हैं सोसाइटी में बाय द ह्यूमंस, उसके पीछे क्या आइडिया है, क्या इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है, उसको एग्जामिन करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर है। सेकेंड हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। माने कि लॉ और सोसाइटी का, कानून यानी विधि और समाज का आपस में क्या लिंक है,
क्या संबंध है, ये कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर सोसाइटी में कोई चेंज आता है तो उससे लॉ अफेक्ट हो जाता है, लॉ प्रभावित होता है, और जैसे ही कोई लॉ आता है उससे सोसाइटी प्रभावित होती है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे क्योंकि एक्सीडेंट का रेट बहुत बढ़ता जा रहा था, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें चेंजेस आए, उसमें पेनल्टी बढ़ा दी गई। जैसे कि अगर कोई डबल हेलमेट नहीं पहन के चलेगा, डबल हेलमेट मतलब कि एक सीट पर अगर 2 लोग बैठे हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना होगा, ऐसा रूल आ गया, ऐसा लॉ बना दिया गया। तो अगर अब समाज उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसकी पेनल्टी मिलेगी। पर क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा था, एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे थे, इसलिए वो लॉ आया। तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं लॉ की और सोसाइटी की इंटर रिलेशनशिप है। तो इसी इंटर रिलेशनशिप को समझना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द एग्जाम्पल नाउ। थर्ड है सबस्ट्रेटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। ये तो बहुत टफ दिखाई दे रहा है पर ये बहुत इजी है, क्योंकि सबस्ट्रेटम का मतलब होता है रूट। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है रूट। तो एक जो सुपर स्ट्रक्चर सिस्टम है हमारा, सुपर स्ट्रक्चर मतलब लॉ का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसके रूट को समझना। रूट को समझना क्यों है? ताकि हम जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी कि जो बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत सारी एंगल्स जिस प्रॉब्लम में है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है, ऐसी प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर के रूट कोज को समझना, यानी कि लॉ के रूट को समझना, कॉज को नहीं, रूट को समझना, ये सब आपका नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। तो आई होप आपको ये नेचर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कोप। तो हम अब स्कोप डिस्कस करते हैं। तो स्कोप में हमारे मैंने 5 पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है, मतलब 5 पॉइंट्स लिखे हैं स्कोप के लिए। पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप कवर करता है फिलॉसफी को। फिलॉसफी मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको समझना है तो आप उसका लिंक ये रहा, आप उसको वहां देख सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये भी हमने पहले डिस्कस किया है पर फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि अंडरलाइन प्रिंसिपल, जो कानून के विधि के अंतर्निहित सिद्धांत हैं, उसको वो सब पढ़ना, वो सब आता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में। नेक्स्ट है लीगल कॉन्सेप्ट्स। लीगल कॉन्सेप्ट यानी कि विधि के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये सब भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही स्कोप है। उसके बाद है ह्यूमन प्रॉब्लम। ये तो बहुत इजी अपने आप पे ही समझ में आ रहा है, ह्यूमन प्रॉब्लम क्या होती है, वो सब ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में आएगा। और सबसे लास्ट है कि जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ भी, मतलब अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे सिद्धांत हैं जो न्याय को दिलाने के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे सिद्धांतों को पढ़ना, समझना, उसकी स्टडी करना ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्कोप है। तो हमने देखा ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में फिलॉसफी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट्स, ह्यूमन प्रॉब्लम एंड एनीथिंग दैट कंसर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ justice. So this was the scope of jurisprudence. Now we will study the utility of jurisprudence. Utility का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है कि इसका यूज क्या क्या हो सकता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का यूज पढ़ना भी बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि जब तक हमें वो क्लियर नहीं होगा तब तक हम सब्जेक्ट में आगे प्रोसीड करने में हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सबसे फर्स्ट यूटिलिटी इसकी ये है कि दैट इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्क्रीट लॉ। ये हमने पहले की वीडियोस में भी बहुत अच्छे से समझा है। यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट लॉ यानी कि स्पेसिफिक लॉ, ऐसा लॉ जो हमारे पॉलिटिकल सुपीरियर बनाते हैं, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें ये बेस प्रोवाइड करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें एक बेस प्रोवाइड करता है।
उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडिंग एजुकेशनल वैल्यू। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़कर, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो जो चीज़ें हमने कवर करी हैं वो चीज़ें, वो उसको एग्जामिन कर कर सब कुछ, वहाँ से हमें एक एजुकेशनल वैल्यू भी मिलती है, यानी कि हमें ये भी समझ में आता है कि उसको और ऊपर हम कैसे समझ सकते हैं, उसको एक अच्छे और ढंग से कैसे समझा जा सकता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें ये आइडिया भी देता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्लोर द ऑथोरिटेटिव सोर्सेज विच प्रोवाइड्स द कंटेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऐसे सोर्सेज जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड करते हैं, यानी विषय वस्तु, तो उसको एक्सप्लोर करना। सोर्सेज में मैं अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे वो आने वाली वीडियोस में। सोर्सेज में हमने कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, ये सोर्सेज है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। इनको एक्सप्लोर करना, इनकी गहराई में जाना, इनकी डेप्थ में जाना और तब समझना कि उसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में भी हमारी हेल्प करता है सब्जेक्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट आपका सर्व्स पर्पस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमने सोशल इंजीनियरिंग वर्ड जो ये लिखा है ये कौन से ज्यूरिस्ट के द्वारा यूज किया गया था। तो ये सोशल इंजीनियरिंग वहां पे भी मैंने समझाया है। हालांकि सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जब हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि वो लॉ से कैसे कनेक्टेड है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी इज सीन, इट कैन बी सीन थ्रू द थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो उस पर्पस को भी ज्यूरिस्प्रूडेंस सॉल्व करता है। तो these were some of the uses of jurisprudence। आप इसके अलावा और इस पे कंसंट्रेट करके ज़्यादा और आगे का भी आप यूटिलिटी खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द यूटिलिटी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस योरसेल्फ। So that's it for today. Stay tuned for more lectures, and if you haven't subscribed the channel yet, then do subscribe it and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.